नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। क्या पश्चिम बंगाल में जनादेश की सुरक्षा पर संकट है या फिर हार के डर से पैदा हुई बेचैनी ने सड़कों पर गदर मचा दी? कल रात सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर जो हुआ उसने बता दिया कि स्ट्रांग रूम की दहलीज अब नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहना और सुरक्षा पर सवाल उठाना, क्या ये वाकई लोकतंत्र को बचाने की जंग है या फिर काउंटिंग से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा? एक तरफ दीदी का आर पार वाला तेवर तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का पलटवार। भारतीय जनता पार्टी इसे ममता दीदी की हताशा बता रही, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। इस सियासी तपिश की आंच सरहद पार बांग्लादेश तक जा पहुंची, जहां वहां के सांसदों को अब रिटर्न गिफ्ट का डर सताने लगा है। ब्रह्मास्त्र में आज आपको बताएंगे कि वो रिटर्न गिफ्ट बांग्लादेश के लिए क्या हो सकता है और कैसे स्ट्रांग रूम के बाहर एक बैटल ग्राउंड तैयार किया गया। करेंगे इसी पर डिबेट, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मां माटी मानुष की धरती पर लोकतंत्र के महापर्व के बाद अब संग्राम स्ट्रांग रूम की दहलीज तक आ पहुंचा है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पूरा बंगाल सो रहा था, लेकिन कोलकाता की सड़कों पर सियासी उबाल था। चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन डर और दावों की ये जंग आधी रात को एक हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील नजर आई। हंगामे की ये चिंगारी एक वायरल वीडियो से सुलगी, जिसमें दावा किया गया है कि स्ट्रांग रूम के भीतर कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। फिर क्या था? अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर स्ट्रांग रूम पर धावा बोल दिया। टीएमसी का सीधा आरोप कि चुनाव अधिकारी और बीजेपी मिलकर जनादेश चोरी की साजिश रच रहे हैं। तभी रात के सन्नाटे को चीरती गाड़ियों की आवाज आई और एंट्री हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम में दीदी करीब 4 घंटे तक डटी रही। रात के 12:07 पर जब वो बाहर निकली तो उनके तेवर बेहद तल्ख थे। लहजा चेतावनी के साथ साथ धमकियों से भरा था। पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। इधर ममता मैदान में थी, उधर बीजेपी ने देर रात कोलकाता की सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। देखते देखते स्ट्रांग रूम एक बैटल ग्राउंड में तब्दील हो गया। सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी भिड़ंत हुई। ममता के धरने के जवाब में बीजेपी नेता भी स्ट्रांग रूम के बाहर ही धरने पर बैठ गए और हार जीत का आकलन शुरू हो गया। जो चुनाव हारने वाला होता है वो हार के बहाने पहले ही तलाश रहा है। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया है। टीएमसी के नेताओं को पैकिंग करनी चाहिए। वो जाके अभी भी ड्रामा कर रही हैं। स्ट्रांग रूम पर जाके ड्रामा करना, धरना देना, क्योंकि वो बाद की कहानी लिख रही हैं। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं। हर चीज़ पे कंप्लेन है। अब से एसआईआर से लेकर सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, अभी स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है। इसका क्या है? परिस्थिति ठीक नहीं उनके लिए। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया के जरिए ममता बनर्जी पर तीखा वार किया। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी को भी अनुचित फायदा लेने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ टीएमसी लगातार सीसीटीवी का बहाना बनाकर चुनाव आयोग को घेरे हुए है, जिस पर चुनाव अधिकारी की सफाई भी सामने आ चुकी है। सीईओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिविल स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में तो आप देखिए, वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है।
पूछने के बाद वो बोल रहा है उसका बैलॉट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया, और हम कैंडिडेट है। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम का नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन के इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ नहीं दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता, वरना 4 बजे खोल के कॉरिडोर में खाली वो सजा रहे थे कि और 7 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जाएगा वहां पे, कल बारासात पहुंचना है 12 बजे तक। लेकिन इस सियासी भूचाल का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, सरहद पार बांग्लादेश में भी खौफ की लहर है। साजिश का शक है या हार का डर, दावे और आरोपों के बीच बंगाल की किस्मत ईवीएम में कैद है। लेकिन इस मिडनाइट संग्राम ने साफ कर दिया कि बेचैनी सिर्फ टीएमसी खेमे में नहीं है, बल्कि इसकी तपिश सरहद पार बांग्लादेश तक महसूस की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बंगाल में इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। दर्शकों, सबके मन में सवाल यह कि बम्पर वोटिंग आखिर किसके फेवर में गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल की सत्ता पर काबिज होने जा रही है, या दीदी जैसा बता रही हैं कि जनता ने पैनिक वोटिंग की है बीजेपी के खिलाफ? क्या वैसा होने जा रहा है? नतीजे 4 मई को पता चले, लेकिन उससे पहले जो तमाम घटनाक्रम सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो बहुत ज्यादा सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि किसको अपनी हार दिख रही है और किसको डर सता रहा है। ममता दीदी जब आधी रात में स्ट्रांग रूम पहुंच जाती तो बीजेपी कहती है कि रातों की नींद उड़ी हुई है, तो ममता दीदी इसीलिए स्ट्रांग रूम जा रही है। और रातों की नींद सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं उड़ी हुई है, जो पड़ोस का देश है बांग्लादेश, वहां पर भी रातों की नींद उड़ी हुई है। कुछ लोगों को लग रहा है बीजेपी आ गई, घुसपैठिए वापस भेज दिए जाएंगे और पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। ये बांग्लादेश को लग रहा है, वहां के सांसद ने ये बात संसद के अंदर कही है। तो सवाल ये कि बंगाल के नतीजे क्या दिन दिखाने वाले हैं, क्या होने जा रहा है? क्या बांग्लादेश के बुरे दिन आ जाएंगे? क्या टीएमसी सत्ता से बाहर हो जाएगी, या बीजेपी को अभी कुछ और वेट करना होगा? बात करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रवि त्रिपाठी जुड़ गए, जो कि प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जुड़ गए, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के संजय सरकार जुड़ गए, हमारे साथ जगदीश शर्मा जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता, और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत संजय सरकार जी आप ही से करता हूं। ये पश्चिम बंगाल में जो बातें हो रही हैं कि ममता दीदी जीतेंगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी, जितनी बातें पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, जितनी बातें राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, उतनी बातें बांग्लादेश के अंदर भी हो रही है। वहां के सांसद को चिंता है, वो खुद कह रहे हैं संसद के अंदर कि ढाका चिंतित है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो घुसपैठियों को वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा बांग्लादेश के अंदर। तो वो लोग तो सर्टिफाइड कर रहे हैं, वो लोग तो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर घुसपैठियों को बसाया गया है। और बीजेपी का तो ये चुनावी मुद्दा रहा है, हम आए सत्ता में तो घुसपैठियों को भेजेंगे। वो खलबली मची हुई है बांग्लादेश के अंदर। सर देखिए, सबसे बड़े बात क्या है मालूम है? बांग्लादेश को जमात को साथ में, हिंदुस्तान को बलात्कार जमात पॉइजनर जिसको बीजेपी कहते हैं, उसको साथ में एकदम मिले जुले है पहले से सत्ता। वहां का जमात को बोला जाता है तुम हिंदुओं के ऊपर अटैक करो, हम यहाँ पर हिंदुओं को देखिए, बंगाल में दिखाएंगे हिंदू के ऊपर अटैक हो रहा है, और यहाँ वहां का जमात बोल रहा है आप मुस्लिम के ऊपर अटैक करो, हम दिखाएंगे हिंदुस्तान में मुस्लिम किस तरफ से है। ये साजिश है, ये राजनीतिक साजिश, बहुत बुरे साजिश नहीं, हम लोग पहले से इसको समझ लिया है। ये जो गेम खेलते हैं बच्चों को गेम में, अभी गुल्ली डंडा का गेम यहाँ पर नहीं चल रहा है, मैं आपको बता दे रहा है। जो गेम है ना, जो गेम अगर खेलना चाहिए तो आपको अच्छे तरफ से खेलना चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, इसको समझा। यहाँ पर बोला जा रहा है बांग्लादेश में बोला जा रहा है हिंदू को ऊपर निर्यातन करो, और बांग्लादेशी जमाती लोग फिर बोल रहे हैं हिंदू आप मुसलमान को ऊपर, हम लोग दोनों तरफ से देखेंगे। एक गॉट अप गेम मैच फिक्सिंग चल रहा है। नहीं, फिर भी संजय जी आप मेरे सम्मानित गेस्ट है, मैं थोड़ा सा आपसे ना इसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से समझना चाहूंगा। चलिए, अगर यहाँ मुस्लिमों पर अटैक के लिए वहां जमात बोल रहा है, यहां से बीजेपी बोल रही है वहां के लोगों की कि हिंदुओं को अटैक करो, फिर भी सवाल यह है कि ढाका की चिंता क्यों बढ़ जा रही है बीजेपी को जीतने से? वो तो कह रहे घुसपैठिए वापस आ जाएंगे, देश का नुकसान हो जाएगा। नहीं, घुसपैठी अगर हिंदुस्तानी मुसलमान को घुसपैठी बोलेंगे, उसको देश में अगर अवैध रूप में जाएंगे तो अरे तो भाई भारत का व्यक्ति थोड़ी कह रहा है, वो तो बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग भारत में घुसपैठी के तौर पर रहते हैं। तो बीजेपी तो कह रही है ना भाई, एसआईआर में 90 लाख नाम कटे ना, संभवतः उसमें कई घुसपैठी हो सकते हैं ना सर, जिनका वैलिड आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बनाया गया होगा। बीजेपी कह रही है हम चुन चुन कर बाहर करेंगे, तो वो चुन चुन कर बाहर करने पर बांग्लादेश की चिंता क्यों बढ़ रही है? अनुराग जी सुन लीजिए,
चुनाव आयोग को पूछा गया था कितना घुसपैठी कितना रोहिंग्या है, तो उसमें बोला था हम कैसे बता सकते हैं। तो ये इमेज तो सही बात है ना, चुनाव आयोग थोड़ी बता पाएगा सर कितने घुसपैठी है। सुनिए ना आप देखिए, आप टोकेंगे तो हम कैसे बोल पाएंगे। नहीं सर प्लीज बोलिए। बैठे हैं, आज के रिपोर्ट देखें, आपको फ्रीडम नहीं, आप 157 जगह चला गया, आपको फ्रीडम नहीं है, मतलब मीडिया का फ्रीडम हिंदुस्तान में नहीं। आज के पेपर में निकले हैं, आप तो देखे हैं ना, मेरे को मालूम है आपको फ्रीडम नहीं, आपको मतलब जो मजबूरी में आप ऐसा करने पड़ता है आपको। आप एक निष्पक्ष पत्रकार है, आपको मालूम है, आप दिल से पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं सर। मेरे पास पूरा फ्रीडम है सर बोलने का। मैं सवाल बीजेपी से भी पूछूंगा, मेरे पास पूरी फ्रीडम है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप मिनिस्टर ऑफ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास संजय भाई फ्रीडम नहीं है कि आप ये बोल पाए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये बात तो आज भारत सरकार नहीं कह रही है, ये बात तो आज पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कह रही हैं, ये बात तो आज बांग्लादेश के सांसद कह रहे हैं जिसके घुसपैठी आज भारत में बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है वो डर, वो फ्रीडम आपको नहीं दी तृणमूल कांग्रेस ने कि आप एक्सेप्ट करें। नहीं, आप ब्रीफ उसको सुने हैं, बंगला में जो बोला है अच्छा तरह से सुनिए, सुनने के बाद में बोलिए। अच्छा थोड़ा सा आप समझा दीजिए क्या मतलब है। हिंदुस्तान से अगर कोई मुसलमान को, वहां का मुसलमान को भगाएंगे तो मेरे देश में वो शरणार्थी होकर आ जाएंगे, वो घुसपैठी होकर आ जाएंगे, हम मेरे डेमोक्रेसी बदल जाएंगे, हम कहां से उनको खाना दे सकता है, रख सकता है। तो ये बोल रहे हैं आप, अच्छा से ब्रीफ सुनिए ना। मैं कह रहा हूं आप उसका हिंदी मतलब समझिए संजय भाई, हिंदी मतलब समझिए। भारत से भारत के मुसलमान को कभी नहीं भगाया जाएगा। भारत से जिनको भगाया जाएगा वो जो दूसरे देश के नागरिक यहाँ का देश का नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए आप अभी सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। फिर अमित शाह जी को पूछा गया कितना घुसपैठी है और कितना रोहिंग्या, वो आप पूछ लीजिए, वो मुझे दिक्कत नहीं है। वो बोलेंगे, अमित शाह जी बोल रहा है, लेकिन हकीकत में कितना है आपको पास कुछ डाटा, आप एक चीज बताएं, आप तो पत्रकार महोदय जी हैं, आप बताइए तो वर्ल्ड में कितना रोहिंग्या है और इंडिया में कितना रोहिंग्या है, और रोहिंग्या कहां से आया, कौन से बॉर्डर इस्तेमाल किया, उस समय गृह मंत्री जी कौन थे, आपको मैं बताता, आपको पास उतना डाटा नहीं है। अरे नहीं, मेरे पास डेटा है सर। मैं म्यांमार से लेकर सारा इतिहास अगर रोहिंग्याओं को बताने लग जाऊं तो पूरी डिबेट उसमें हो जाएगी। उनको दीजिए बोलने, छोड़ दीजिए एक मिनट संजय भाई, मैं कह रहा हूं मुद्दे की बात पर आते। एक मिनट रवि सर, एक सेकंड। संजय जी मैं कह रहा हूं घुसपैठिए ऑथेंटिकेट कर रहे हैं खुद बांग्लादेश के लोग कि पश्चिम बंगाल के अंदर वो हैं और उनको डर है कि बीजेपी आएगी तो भगा देगी बांग्लादेश के अंदर वापस। मैं तो इस पर बात करना चाह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं 2002 से 20 से 2023 के बीच में मैं आपको एक छोटा नमूना घटना बताता हूं, जल्दी सुनिए इसको बहुत। पूर्णिमा बीएमपी उसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी 2002 में एक में पावर में 2000 सुनामगंज बोल के एक जगह था, वहां पर एक डीएम था, उसका नाम था अकुल सरकार। उस समय एक 12 साल पूर्णिमा सिंह को 12 साल का बच्ची को साथ में 16 आदमी लेके बीएनपी को कार्यकर्ता ने रेप किया था। उसके बाद में वहां पर इतना डर पैदा हो गया था, बहुत सारे हिंदू, मतलब उसमें 14% हिंदू था उस समय। उसके बाद में वो हिंदू लोग यहाँ पर आए हैं, वो जो हिंदू लोग जो यहाँ उसको शरणार्थी रिपू जी जो भी बोलिए, हम उसको भगा नहीं सकते हैं, हम नहीं भगा सकते। उस पीड़ित होके आए हैं, पूर्णिमा सिंह जैसे हुआ है। मैं आपको घटना बताता हूँ, मैं आपको भारत सुनिए ना, आपको संजय भाई ऐसा लगता है कि अगर देश की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं आपको बताऊं देश में शरणार्थियों के लिए पहले से नियम लागू है और जो जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनके लिए भारत में पहले से नियम लागू है। कुछ और भारत सरकार लाना चाहती थी, आप लोगों ने पुरजोर विरोध किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं रवि सर आपके पास आ रहा हूँ, रवि त्रिपाठी जी। संजय भाई मैं आ रहा हूँ, बहुत सारे मुद्दे आज बात करने के लिए, भी स्ट्रांग रूम पर तो आए नहीं, दीदी पूरा मोर्चा खोलकर बैठी थी ना, मैं स्ट्रांग रूम पर बात करूंगा। संजय भाई फिर आ रहा हूँ, रवि त्रिपाठी जी जल्दी से। तो ये ऑथेंटिकेट कर दिया बांग्लादेश ने भी घुसपैठियों को बसाया गया है, और जो आप लोगों ने तीर छोड़ा था बंगाल की जनता के लिए वो लग गया बांग्लादेश के लोगों को जाकर। बिल्कुल तीर सही निशाने पे लगा है, और जिसको दर्द हो रहा है उसका भी पता चल रहा है कि बांग्लादेशियों को भी दर्द हो रहा है और टीएमसी के नेताओं को भी दर्द हो रहा है। ये संजय भाई एक बात तो साफ कीजिए कि देश में बांग्लादेशी हैं कि नहीं, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं। एक सरकारी आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये जुमलाबाजी नहीं है, ये फैक्ट है कि 2005 में 2005 सुनिए चुप, अभी चुप रहिए, मैंने आपके शब्द में एक शब्द नहीं बोला। 2005 में श्री प्रकाश जायसवाल गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि लगभग 2.25 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान हमारे देश में रहते हैं, और वो रहते हैं तो उनको भेजने का काम कौन करेगा? वापस तो आपने कभी किया नहीं, यूपीए सरकार ने किया, आप उनके साथ समर्थन में सरकार में भी रहे, और आपके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उसी समय चिंता जताई थी, वो डिबेट में अपने हिस्सा भी लेना चाहती थी, बोलना चाहती थी कि घुसपैठ बड़ा इशू है, और आज आप घुसपैठ नहीं मान रहे क्योंकि आपका वोटर हो गया इसलिए।
मान के चलिए कि सारे बांग्लादेशी घुसपैठी को भेजा जाएगा। और अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने बार बार कहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन के उनके देश भेजना है, वापस भेजना है। और हमारी सरकार आते ही हमारी पहली प्रायोरिटी है 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है। आपको लगता है, बंगाल से सटा हुआ आपको लगता है रवि त्रिपाठी जी की जनता ने वाकई में ये जो आपने घुसपैठ के मुद्दे पर चुनाव लड़ा इसी पर वोट किया है? घुसपैठी है, 5 करोड़ घुसपैठी। आ रहा हूं संजय भाई, आ रहा हूं। हाँ, रवि त्रिपाठी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 46 ऐसी सीटें हैं जो बॉर्डर से सटी हुई, लगभग 46 ऐसी सीटें हैं जिसका कुछ दिनों में देखिएगा तो 40% के आसपास वहां वोट बढ़ा है। ये कौन वोट बढ़ा है आप खुद समझ लीजिए। वो मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, दिनाजपुर नॉर्थ या दक्षिण दिनाजपुर कहिए, उसके अलावा आप 24 परगना देख लीजिए, साउथ और नॉर्थ 24 परगना हो गया। ऐसे करके लगभग 10 जिले हैं जहां 46 विधानसभा सीटों की 40% आबादी बढ़ी है। और 700 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि इनकी सरकार, टीएमसी की मुख्यमंत्री जगह नहीं दे रही है बीएसएफ को। पैसा भी ले लिया, ठीक है, बीएसएफ से पैसा ले लिया लेकिन जमीन नहीं दिया कि बॉर्डर फेंसिंग हो सके। तो सबसे पहला काम हमारा बॉर्डर फेंसिंग होगा और साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठी जितने भी हैं, संजय सरकार को वापस भेजा जाएगा। सुनिएगा, ठीक है रवि सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, अभी स्ट्रॉन्ग रूम वाली चर्चा पर हम लोगों को आना है। जगदीश जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सूर्य प्रकाश मैथिल जी वेट कर लीजिए। बड़े संजीदा गेस्ट है मेरे साथ आज हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब। अजहरी साहब, जो घुसपैठिया वो तो बाहर होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो एग्जिट पोल बता रहा है, अभी आंकड़ा क्या है वो तो नतीजे वाले दिन पता चलेगा। एग्जिट पोल से सिर्फ सिग्नल मिला और सिग्नल ने टावर पकड़ा बांग्लादेश में जाके। वहां खलबली सी मच गई है कि भाई घुसपैठिए, तो क्या इतने बड़े पैमाने में वाकई में घुसपैठिए हैं कि पूरा एक देश डरने लग गया कि भैया हमारे जो लोग थे वो वापस भेज दिए जाएंगे? क्या वाकई में इतना बड़ा घुसपैठ का नंबर होगा पश्चिम बंगाल के अंदर? देखिए, सबसे अहम बात यह है, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक बात में तारीफ करता हूं जी कि भाजपा चुनाव वोट पड़ने के बाद अपने दूसरे राज्य की या दूसरी लोकसभा या विधानसभा की तैयारी करने लगती है। ये बात सही है। अभी नतीजे नहीं आए। भाजपा जिस तरह से ढिंढोरा पीट रही है, एसआईआर का ढिंढोरा पीटा है, घुसपैठियों का पीटा है, रोहिंग्याओं का पीटा है, मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये सब हम लोग सुनते आए हैं बहुत दिनों से। मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अभी त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि 2005 में एक सांसद ने कहा था कि जो तकरीबन 2.25 करोड़ जो बांग्लादेशी राज्य मंत्री ने बांग्लादेशी भारत में आ गए। सुनो सरकार का बयान था। अरे वो ममता दीदी भी संसद के अंदर इसी पर चिंता जता चुकी हैं। अजहरी साहब, मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस उसके बाद कांग्रेस 9 साल रही ना, उसके बाद कांग्रेस 9 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप 12 साल से हो, अरे आप 12 साल से हो, आपने ऐसे रोहिंग्याओं को, ऐसे घुसपैठियों को क्यों नहीं निकाला? नहीं, एक मिनट अजहरी साहब, बीजेपी जवाब देगी, रवि त्रिपाठी जी जवाब देंगे। अजहरी साहब एक मिनट, रवि सर एक मिनट, एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा। रवि जी एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा, मैं अजहरी साहब से पूछना चाह रहा हूं। अजहरी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि कोई राज्य की सरकार अगर किसी को ऑथेंटिकेट कर दे, वो घुसपैठियों को घुसपैठिया ना माने और वोट बैंक बना ले, मैं नहीं कह रहा टीएमसी कर रही है ऐसा, मैं कह रहा हूं अगर कोई करता है हाइपोथेटिकली, तो फिर बताइए कि केंद्र सरकार के पास क्या विकल्प है? भाई अगर कोई दस्तावेज ही बनवा देगा, भारत में अगर नागरिकता प्रमाण करने का एक साधन दस्तावेज और अगर वो बनवा देगा, तो आप बताइए केंद्र सरकार के पास क्या है? घुसपैठिए कितने हैं ये एसआईआर बता नहीं पाया। घुसपैठिए कितने हैं ये? सर एसआईआर से घुसपैठिए पता चलेंगे या वैलिड वोटर पता चलेंगे? सर पढ़े लिखों की तरह बात कीजिए। 12 साल से नरेंद्र मोदी, वैलिड वोटर पता चलेंगे या घुसपैठिए पता चलेंगे एसआईआर से? अभी आ जाएंगे, ये बता देंगे। आसाम वाले भी अभी चीख रहे हैं। आसाम में सरकार है भाजपा की, कब से है ये बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ गए घुसपैठिए का रोना रो करके हिंदू समाज को रवि सर एक के खिलाफ भ्रमित करती है। मैं फिर एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे अजहरी साहब, देखिए भारत में। रवि जी मैं इसके बाद फिर मौका दूंगा। रवि जी एक मिनट, अजहरी साहब मैं एक सवाल फिर पूछ रहा हूं आपसे, आप जितनी भी बातें करें, पहली बात तो ये एसआईआर घुसपैठिए नहीं बताएगा, एसआईआर वैलिड वोटर बताएगा, पहली चीज तो ये है ना, ये थोड़ा सा तकनीकी बिंदु है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि भाई मैं कह रहा हूं सारी बातें और सारे सवाल उठा लीजिए, घुसपैठियों को बाहर भेजने पर कुछ तो बोलिए। आप एक बार तो बोलिए कि हाँ घुसपैठिए भेजिए बाहर। अरे अनुराग भाई, घुसपैठिए जो है घुसपैठिए हो, मतलब देश की सुरक्षा के मामले में नूर अहमद अजहरी की पूरी कौम को किसी से कोई तालमेल नहीं करना है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है।
देश की ठीक है। सुरक्षा के मामले में भारत सरकार के साथ में है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, हाँ। आसाम में भी आप घुसपैठिए सीख रहे हो, जबकि सरकार आपकी है, केंद्र में भी आपकी ठीक है, है, आ रहा हूं जगदीश भाई, आ रहा महाराष्ट्र में भी आपकी है। हमारे सोने ऐसे को कब तक मिलाइए। बेवकूफ बनाओगे देश को आप? ये पूछना चाह रहा हूं मैं। अरे भाई वो कह तो रहे हैं सत्ता में आएंगे तो करेंगे। आसाम में है ना सत्ता में, हाँ। आसाम में सत्ता में है। नहीं, आसाम को कर रहे हैं। रवि जी जल्दी से, रवि जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। नारायण को पत्रिका बोल रहा है। रवि जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। नहीं, हाँ। अरे मैं कह तो रहा हूँ, असम में हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या खत्म की है, वहां से लोग भागना शुरू हो गए हैं। और आपको आप ही लोग मानते हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग आंकड़ा मानते हैं कि लगभग 40 से 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी भाग चुके हैं जब से SIR का प्रोसेस हुआ है और जब से हमारी सरकार असम में आई है। बस बंगाल बच गया। देखिए, बंगाल में हमारी सरकार आते ही बॉर्डर फेंसिंग 700 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग हम करेंगे। एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं रहेगा, जितने भी हो, 1 करोड़ हो, 1.25 करोड़, सब जाएंगे। ठीक है, और ओके। इसी की बौखलाहट दिख रही है बांग्लादेश ओके में। रवि सर, और रवि सर बंगाल एक के लोगों में भी, मिनट, ओके बंगाल अब के सारे लोगों गैस में पर रख भी दीजिए। घुसपैठी ठीक है, हो गया है। हो गया। रवि त्रिपाठी जी मैं फिर आ रहा हूं आपके देखिए, पास। अजहरी जी की आवाज कम कर आधार दीजिए। कार्ड, अजहरी आधार साहब, कार्ड अजहरी साहब एक चीज को लेकर ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आपका एग्रेशन अच्छा दिख रहा था टीवी पे कि आप किसी चीज को लेकर गुस्सा है, मैं ये नहीं समझ पाया घुसपैठियों को बचाने के लिए, घुसपैठियों को भेजने के लिए एग्रेशन, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। संजय सरकार जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जगदीश जी अपनी बात कहिए घुसपैठियों को लेकर। मैं चाहता हूं कि आप भी राष्ट्रहित की बात करें, लेकिन इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में ये जो मिडनाइट ड्रामा हो रहा है इसको लेकर क्या कह रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि ये हार दिखने लगी है, हार दिख रही है, इसलिए पहले से बचाने की वो तैयारी है कि भैया ये दिक्कत हुई थी इसलिए हार गए। जगदीश शर्मा। देखिए अनुराग भाई, सबसे पहले तो रवि त्रिपाठी जी आज मेरे सामने बैठे हैं, ये हमारे पुराने दोस्त हैं, पत्रकार के रूप में हमारा 20-25 साल का दोस्ताना है, पर आज जिस विचारधारा से जुड़े हैं और इस विचारधारा का हम हमेशा विरोध करते रहे। बात घुसपैठिए की चल रही थी। हमारा इतिहास बताता, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 80,000 घुसपैठिए हमने बाहर निकाले, और इनका भी इतिहास है, 14 साल में 5,000 में निकले हैं। इनके चुनावी घुसपैठिए हैं 17 में, 19 में, 21 में, 24 में, 26 में, ये घुसपैठिए। ये जो बांग्लादेश डर रहा है, ये चुनावी घुसपैठियों से डर रहा है क्या? अभी आप कहते हैं बाहर के जगदीश भाई, बांग्लादेश का, ये जो बांग्लादेश डर रहा है, अभी आप ये जो बांग्लादेश डर रहा है जगदीश भाई, ये चुनावी घुसपैठियों से डर रहा है क्या? हाँ, मैं बता रहा हूं, अभी जो बांग्लादेश का MP डर रहा है ना कि घुसपैठिए उधर आ जाएंगे, अब यहाँ के मुसलमान उधर चले, डरने की जरूरत नहीं भाई। बीजेपी कभी भी घुसपैठिए बाहर नहीं निकालती है, ये एजेंडा इनका चुनाव का चलाती रहेगी। और इतिहास बोलता है, मैंने कहा ना, इन्होंने 5,000 से ज्यादा नहीं निकाले, इनका इतिहास बताता है। और मनमोहन सिंह सरकार ने 84,000 घुसपैठिए बाहर भेज दिए थे। और रवि त्रिपाठी भाई, आपको बधाई, आपने एक ऐसी विचारधारा सुनी है जिसका पूरा देश विरोध कर रहा है। इस विचारधारा का विरोध हम करते रहेंगे, क्योंकि ये देश हित की विचारधारा नहीं है, हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, क्योंकि भारत बनाया है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री उसको शरण दे के बैठा है, सबसे बड़ी घुसपैठिया तो वो है जिसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों लाखों बांग्लादेश समझ में में आएगा। जिंदा जला दिए, वो घुसपैठिया तो आपने बैठा लिया है, उसको जगदीश जी, मुझे लगता है कि आज की चर्चा में थोड़ा सा क्लियर होने की जरूरत है। जगदीश शर्मा जी सुनिए ना मेरी बात। जगदीश भाई सुनिए तो सही मेरी बात, मुझे लगता है थोड़ा क्लियर होने की जरूरत है। आप आरोप लगाइए, आपको जो कहना है, जो सवाल पूछना है पूछिए। मुझे लगता है कि घुसपैठियों को लेकर एक स्टैंड तो क्लियर रखिए कि हाँ इनको बाहर भेजना है। भाई बगल वाला देश डर जा रहा है, वो मान जा रहा है कि घुसपैठ है, आप देश के अंदर छुपे हुए इन नासूरों को, इन घुसपैठियों को डिफेंड करने जैसा नजर आते हैं। आ रहा हूं संजय भाई। यहाँ जगदीश भाई जल्दी से एक आप बोलिए तो सही कि घुसपैठियों को बाहर करो। हमने 80,000 आदमी निकाले। हाँ, 1 सेकंड लूंगा, 1 सेकंड प्लीज अनुराग भाई, 1 सेकंड और लूंगा। मैं समझता था SIR से बीजेपी चुनाव जीत रही होगी, लेकिन 2-3 की जो EM की गड़बड़ चल रही है, मुझे लगता है 100% जनता बंगाल की बीजेपी के खिलाफ है, मोदी को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए अब EM की तरफ, धांधलेबाजी की तरफ चलती हैं। कहना कहीं घोटाला तो है। अरे भाई एक लाइन तो बोलिए जगदीश जी, घुसपैठियों को बाहर करें, एक बार बोलिए कि घुसपैठियों को बाहर कीजिए। जी ने कहा कि ममता जी ने अति कर दी है। अरे भाई घुसपैठिए तो बाहर निकलने चाहिए, पर बीजेपी नहीं निकालेगी। घुसपैठिए के नाम पर 19 में, 14 में, 17 में, 21 में, 26 में रवि जी, इनका मकसद है, एजेंडा है। रवि त्रिपाठी सर, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, मुझे 2 मिनट सवाल तो पूछने दीजिए, के बाद घर बैठा लेते हैं। मैं कह रहा हूं
ये कांग्रेस का असल घुसपैठिए नहीं कैरेक्टर तो निकाल पता सकते, चले। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है जगदीश शर्मा जी, बाहर जगदीश शर्मा निकालने जी, की। जगदीश शर्मा जी, मैं कह रहा हूं घुसपैठिए बाहर होने चाहिए, घुसपैठिए बाहर होने इनका चाहिए, सबसे बड़ी घुसपैठिए बाहर होने चाहिए। घुसपैठिए दिल्ली जगदीश में, शर्मा जी, वो घुसपैठिए तो बाहर निकाल होने नहीं चाहिए ना। पाए। मैं कह रहा हूं गोली आज लेके तो बैठे नतीजे नहीं पता है ना, तो बीजेपी या बिल्कुल होने बीजेपी चाहिए, या हमने टीएमसी निकाले क्यों हैं। करना? आप जरा टीएमसी को बोलिए ना कि बिल्कुल निकाले बाहर बाहर, होने चाहिए और हमने आप बोलिए निकाले हैं। टीएमसी को निकाले बाहर, ये लोग नहीं आप निकालेंगे बोलिए ना अनुराग टीएमसी को। भाई। आप बीजेपी ये बीजेपी क्यों 70 कर रहे कुर्सी के लिए हैं? घुसपैठिए सिर्फ बीजेपी, कितने चुनते हैं? आपको कंफर्म हो गया कि बीजेपी आ रही है? आपको कंफर्म हो गया क्या बीजेपी आ रही है? इतिहास बताता है। अरे आपको कंफर्म हो गया बीजेपी आ रही है? अभी तो कंफर्म नहीं है ना, अरे भाई, मैं बोलिए तो ना कह रहा टीएमसी था, को निकालें। चोरी की वोट से या शायद चोरी से बीजेपी को आना है। मैं तो कह रहा हूं आप विपक्षी जहां पार्टियों की चुनाव में दिक्कत बीजेपी ये है, आएगी, सूर्य प्रकाश क्योंकि मैथिल को मेरे स्क्रीन नेता पर राहुल गांधी ने रखिए। बता आप दिया, विपक्षियों की ये दिक्कत वोट ये है चोरी से आ रहे हैं। कि जो बोलना है जनता सिर्फ की बीजेपी वोट के नहीं खिलाफ आ बोलिए, सकते भले ही वो जीवन में, तार्किक जीवन ना हो। को। अरे भाई वो जीवन में चुनाव बना जीते रहे थे, नहीं है मोदी भी अभी। हार रहे थे भाई। घुसपैठियों को वो जब आप आपने एडमिट देखा कर रहे हैं कि होगा। घुसपैठिए हैं तो मोदी निकालने की भी बात भी तो आपके साथ कीजिए। ये चुनाव उतने संजय सरकार से भी तो कहिए। अरे ये नहीं निकाल सकते, हमने निकाले हैं। हाँ 80,000 से ज्यादा हमने निकाले, हमारा इतिहास बताता है। अरे और भाई ये 5,000 राहुल गांधी निकाल बोलने पाए, लगे टीएमसी के जबकि खिलाफ। घुसपैठ सूर्य की प्रकाश मैथिल राजनीति जी, करते हैं ये। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, भाई एक चीज, भाई घुसपैठियों को निकालने वाली बात और ये चुनावी वायदे, चुनावी दावे, सब चीजें हुई, लेकिन आज की जो डिबेट है और आज की जो सारी चर्चाएं हो रही पश्चिम बंगाल में, वो ये कि गड़बड़ी कौन कर रहा है? भाई ममता बनर्जी तो दिखाने की कोशिश कर रही है कि स्ट्रांग रूम के अंदर रखा हुआ बैलेट बॉक्स भी छेड़छाड़ की कोशिश उसमें की जा रही है। वो 4 घंटे बैठी रहे स्ट्रांग रूम के बाहर, एक मुख्यमंत्री जाकर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठ जाता है, बताने की कोशिश करता है कि वोटर्स के वोटों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। धन्यवाद अनुराग भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, आपकी डिबेट में 2-3 गलत तथ्य जो हैं वो यहां प्रसारित किए गए। पहला तथ्य तो ये कि आज तक कांग्रेस ने कभी भी जो घुसपैठिए हैं, मेरे पास में डेटा है 2000 से 2014 का, अगर ये मुझे बता दे कि 80,000 कब इन्होंने डिपोर्ट किए तो मैं मान जाऊंगा। जो ऑफिशियल डेटा रिकॉर्ड में है वो 7,000 घुसपैठिए जो हैं वो कांग्रेस ने बाहर निकाले। सुनिएगा जगदीश शर्मा जी, आराम से, चिल्ला चौंक नहीं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से आज तक 8,000 से ज्यादा घुसपैठिए ऑन रिकॉर्ड बाहर निकाले, और उसके अलावा 20 लाख से ज्यादा पूरे देश में चिन्हित किए हैं। उसका डेटा अभी आपको उपलब्ध हो रहा है। लेकिन हम बात करते हैं स्ट्रांग रूम की, तो देखिए मैं हैरान हूं कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री धरना देती है, वही सिटिंग मुख्यमंत्री जब आईपैक के कार्यालय में छापा पड़ता है तो वहां पहुंच जाती है फाइलें निकालने के लिए। और आज आप सोचिए कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, उस स्ट्रांग रूम की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, और चुनाव अधिकारी डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने तो सबको बुलाया था कि जो ये पोस्टल बैलेट्स हैं इनको दूसरे काउंटिंग सेंटर्स पर भिजवाना है, इसलिए हम लोग उनको गिनती करवा रहे हैं इसके बाद आ रहा हूं। हाँ, बॉक्सेस की, तो आप सबको बुलाया। अब ये वही बात हो जाती है, चोर मचाए शोर। जिन्होंने पिछले गत कई चुनावों में बूथ कैप्चरिंग की हो, बम मार के वोटरों को डराया हो, धमकाया हो, और आज जब एक निष्पक्ष और फियरलेस इलेक्शन हुआ है तो उसमें वोटर टर्नआउट जो है 93% पहुंच गया, तो इससे बौखलाकर टीएमसी जो है वो अल्ल बल्ल टल कुछ भी बोल रही है। 20 सेकंड और, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप देखिए कि जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आती है तो पाकिस्तान में हल्ला मच जाता है, हाय हाय होती है कि वहां पे कहते हैं राहुल गांधी अगर आ जाते तो बहुत अच्छा होता। और आज देखिए कि बांग्लादेश में आज बांग्लादेश के सांसद चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अगर बीजेपी आ जाएगी तो यहां से घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप सोचिए अनुराग भाई, ये सब क्रिस्टल क्लियर है, पूरे देश के सामने पता चल रहा है कि ये दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो टीएमसी हो, किस प्रकार से देश विरोधी तत्वों के संग मिली हुई है। और आपको बता दूं एक और चीज, नहीं, वो जमात इस्लामी और बीजेपी के मिलने की बात कहते हैं टीएमसी वाले। जिस प्रकार से राहुल गांधी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी 10 सेकंड और। हाँ, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी आधा दिन गुजारे सिर्फ बंगाल के चुनाव में, और उसके बाद वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को विरोध करने के लिए वहां पहुंच गए। वो प्रोजेक्ट जो भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाता है, आर्थिक शक्ति को बढ़ाता है,
ऐसे एजेंटों को आप क्या ठीक है, कहेंगे? आप ये रिश्ता सबके सामने सूर्य दिख भाई रहा है। आप ना थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। अब आप छोड़ते हैं, आज बंगाल इलेक्शन सबसे हॉट टॉपिक है और सब इस पर बात कर रहे हैं। मैं संजय बंगाल सरकार जी इलेक्शन आपके की पास बात आ रहा कर हूँ, रवि त्रिपाठी जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, अजहरी साहब और फिर जगदीश जी। आप संजय सरकार जी, भाजपा का जीतना एग्जिट पोल भले बता रहे हो, लेकिन बीजेपी कह रही है हार के बहाने से सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ममता बनर्जी पहले ही कर ले रही है। भाई जिस चुनाव आयोग पर आप आरोप लगा रहे थे वो तो सीधे शब्दों में कह रहा है कि एक प्रक्रिया है, जो बैलेट बॉक्स है उसको बदलने की एक प्रक्रिया है और उसमें सारी राजनीतिक पार्टियों को बुला लिया गया था। आप सीसीटीवी फुटेजेस के साथ कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है। आपके एक नेता हैं कुणाल घोष, वो कह रहे हैं शाम को 5 बजे टेम्परिंग होगी। भाई एक मौसम विभाग है जो बताता है शाम को बारिश हो सकती है, अगले 3 दिन बारिश हो सकती है। एक टीएमसी है जो बता सकती है कि बैलेट बॉक्स में छेड़छाड़ कब हो रही है। देखिए, आप इतना सवाल पूछे हैं तो 4 लाइन में तो उत्तर नहीं हो सकता है। 5 पन्ना का 4 लाइन में हम दे भी नहीं सकते हैं। जवाब आप पहले ले लीजिए। पहले हम सूर्य मैथिल जी को जवाब हम देंगे, हम उसको बाद हम आएंगे। राष्ट्रद्रोही बोल रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा संक्षेप में रखिएगा सर, वक्त लिमिटेड है। नहीं 1925 से लेके 47 तक आरएसएस कभी वंदे मातरम नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 के दिन में तिरंगा पैर में उछल गया था। सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला। सूर्य प्रकाश मैथिल उन्होंने सुना था आपकी बात को। सूर्य प्रकाश मैथिल उन्होंने आपकी बात को सुना था, मुझे लगता है आपको भी सुनना चाहिए। कहाँ ले जा रहे हो? 2002 के 26 जनवरी के दिन में आरएसएस के दफ्तर में पहले बार नेशनल फ्लैग फहराया। राष्ट्रपति युवा दल के बाबा नेरे, महेश कलाम्बी और दिलीप चट्टानी तीन आदमी मिलकर 2002 में 26 जनवरी के दिन में आरएसएस के दफ्तर में पहले बार। संजय भाई, आप ना मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। मुझे मजबूरी में दूसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा। संजय भाई, मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग पर ही सवाल क्यों उठा रहे हैं? वो स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षित है और चुनाव आयोग अपनी तरफ से क्लियर कर चुका है। बीजेपी कह रही है डर कर आप इस तरह के ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। मैं रवि त्रिपाठी जी के बाद। नहीं, आप मेरे जवाब सुन लीजिए ना पहले, प्लीज जल्दी से। मैं आपको एक चीज बता दो। आप ये बता रहे हैं घुसपैठी, एनसीआईबी मतलब नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंडर में पर चले गए। घुसपैठ में मैंने बहुत वक्त दिया संजय भाई। घुसपैठी है। और मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरफ से कल छेड़छाड़ हो रहा था, आप देख लीजिए। नहीं, इनकी तस्वीर दिखाने पर प्लीज थोड़ा एक बार देखे छेड़छाड़ हो रहा है। किस तरफ से नहीं, प्लीज संजय सरकार को हटा दीजिए। इनकी तस्वीर दिखाने पर किसी को भरोसा नहीं है। ये टेम्परिंग क्यों? आपको जो तस्वीर देखा ये भी आपको देखने में, आपको इसके लिए बोला ना, आपको फ्रीडम नहीं है। अरे सूर्य मैथिल जी, एक सेकंड रुक तो जाइए। आपको फ्रीडम नहीं है, इसके लिए बोला कि आपको 151 से अभी ऐसा है। अब संजय सरकार की आवाज कम कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी भी चर्चा हो जिसपे दर्शकों को कुछ समझ में आए। संजय सरकार जी, तस्वीर दिखाने के लिए इसलिए क्योंकि इससे पहले आप कैसी तस्वीरें दिखा चुके हैं वो देश देख चुका है, इसलिए आपकी तस्वीर दिखाने पर कोई भरोसा नहीं। एक महिला को ऊपर में अगर नहीं, प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मुझे एक लाइन में बताइए संजय, एक मिनट संजय जी की आवाज कम कीजिए प्लीज। संजय जी की आवाज कम कीजिए। संजय सरकार जी, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं, संजय सरकार जी अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि ये जो ईवीएम में वोट में टेम्परिंग का आरोप आप लगा रहे हैं, स्ट्रांग रूम में टेम्परिंग का आरोप आप लगा रहे हैं, तो उस पर तो चुनाव आयोग क्लियर कर चुका है कि वो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बावजूद या तो आप लोगों के मन में डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब सब गड़बड़ी हो रही है, या हार दिख रही है सामने इसलिए बौखलाहट है। 10 सेकंड में फिर उसके बाद रवि जी के पास जा रहा हूं, जल्दी से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव में 50 सीट मिलने वाला नहीं है। अभी क्या चुनाव आयोग, बीजेपी आयोग करके जितना ईवीएम है, ईवीएम को लूटने का कोशिश और ईवीएम बदलने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके खिलाफ तो भाई रवि त्रिपाठी जी क्यों ईवीएम बदल रहे हैं? 50 सीट नहीं है, आपको 50 सीटें नहीं आ रही, क्यों ईवीएम बदल रहे हैं? इनको चुप कराइए, मैं बोलना शुरू करता हूं और इनको एक चीज गिनाता हूं, ये एक्सपोज होते जाएंगे लगातार। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया कितनी साफ और सुथरी होती है। सुबह जब मॉक पोल होता है, वोटिंग शुरू होने से पहले मॉक पोल में सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जितने पोलिंग एजेंट होते हैं सबके सामने मॉक पोल किया जाता है। फिर वोटिंग स्टार्ट होता है, जब पूरा ईवीएम और वीवीपैट सील होता है तब भी सबके सिग्नेचर लिए जाते हैं जितने एजेंट होते हैं। जब वो स्ट्रांग रूम जाता है तब भी उसका सिग्नेचर लिया जाता है, उनको मिलान कराया जाता है। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, चुनाव आयोग पर ये जितना आरोप लगा ले, देखिए समय के हिसाब से ये लोग आरोप लगाते हैं और वापस लेते हैं। 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैंने 17 साल चुनाव आयोग कवर किया है एज ए रिपोर्टर, इसलिए मेरे से ज्यादा ही लोग चुनाव आयोग नहीं जानते हैं। और चुनाव आयोग ने इनको कई बार एक्सपोज किया है। इन्होंने इनको सबसे पहले बुलाया, कह रहे हैं कि चुनाव मशीन को टेम्पर करके दिखाइए, आंखों से थोड़ी होती है, हाथ में दीजिए करके। हजारों लोग बैठे करने वाले, दिखाने वाले मशीन भाई टेम्पर करी जा सकती है, पर चुनाव कहता है मेरे सामने रखिए करके दिखाइए। ओके, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
सर टेम्परिंग तो वैसे भी होती है जब चुनाव हो रहा हो और पोलिंग बूथ पर ईवीएम रखी हो और बीजेपी के बटन के आगे टेप लगा दिया जाए। टेम्परिंग तो वैसे भी होती है, कभी उस पर भी बोलिए।